बाजार बोलता है। इसमें हम एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं। तो परसों तो एफआईएस ने अच्छी खरीदारी करके ले गए थे, तो जिसकी वजह से कल हमने मार्केट को देखा कि एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ चला। लेकिन आज का जो डेटा है जो कल तैयार हुआ वो 1202 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए हैं एफआईएस। तो ये एक महज इत्तेफाक ही कह सकते हैं, ये महज एक वो कह सकते हैं कि एफआईएस का मूड बदलना जो कि परसों के सत्र में हुआ, माफ़ कीजिएगा, मतलब जो फ्राइडे के सत्र में हुआ, और उसका एक इम्पैक्ट हमने मंडे की मार्केट में देखा। लेकिन कल की जो सेलिंग है, क्या ये एक बार फिर उसी ट्रेंड में चले जाएंगे एफआईएस, इस पर भी बात होगी। लेकिन आगे देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, किस तरह से यूएस मार्केट कल क्लोज हुआ, उसके बाद आज एशियन मार्केट्स का क्या हाल चल रहा है। तो एशियन मार्केट्स और यूएस मार्केट पे देखें तो यूएस मार्केट कल करीब 0.5% गिरकर बंद हुए। शंघाई, हैंसेंग और निकाई यहाँ पर तीनों जगह पर ग्रीन मार्क बना हुआ। खासतौर से जापानीज़ मार्केट में तो 0.25% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी जापानीज़ मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। देखिए, जिन देशों ने ट्रेड डील कर ली है वो अच्छी अपनी परफॉर्मेंस जारी रखे हुए हैं। कोस्पी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में मैडी असिस्ट करीब 11% ऊपर है, ईस्मार्ट ट्रिप करीब 8% ऊपर है, टीआई करीब 7%, स्टार सीमेंट करीब 7%, सोनाटा सॉफ्टवेयर करीब 0.7% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप लूजिंग साइड पर जो शेयर हैं जो कि अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उसमें एस्ट्रल पाइप करीब 7%, प्राज इंडस्ट्रीज 6%, इंडिया ग्लाइकोल 5%, एक्शन कंस्ट्रक्शन 5% और पारादीप फॉस्फेट यहाँ पर करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ग्लोबल खबरों में चीन पर जो टैरिफ है वो 90 दिन के लिए टला है। आज तक की ही डेडलाइन थी, यानी कि 12 अगस्त की डेडलाइन थी। डेडलाइन अब ये 90 दिन के लिए बढ़ा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका चीन की हाल ही में एक तीसरे राउंड की टॉक हुई थी स्वीडन में, जिसमें कि चाइना के जो टॉप ऑफिशियल्स थे और जो यूएस के टॉप ऑफिशियल्स थे उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने दोनों ने निकल के मीटिंग के बाद यही कहा कि मीटिंग थोड़ी कंस्ट्रक्टिव थी और इसमें पॉजिटिविटी काफ़ी थी। तो उनकी जो डील है वो होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो 90 दिन का उन्होंने एक टाइम फ्रेम और लिया है। चीन के ऊपर फिलहाल 30% टैरिफ है। समीर सर, एक चीज़ बताइए, चीन के ऊपर 30% टैरिफ है, वो तब भी तकलीफ़ में उतना नहीं दिख रहा है। हम 25% टैरिफ के साथ ज़्यादा तकलीफ़ में, अभी तो 50% हुआ नहीं है। तो मतलब हम ये माने, और हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर कह रहे कि हम 10 से 15% के ऊपर एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के मूड जिस तरह से लग रहे हैं उस तरह से वो 25 से अगर 15 भी कर दें तो शायद एहसान ही हो जाएगा इस समय पर, क्योंकि उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ 15 के नीचे इजीली नहीं किया है। एक यूके छोड़ दीजिए, एक यूक्रेन छोड़ दीजिए जहां पर उन्होंने 10% टैरिफ रखा है। क्या हमारे एक्सपोर्ट वाइबल रहेंगे 15% के ऊपर जिस तरह से एक्सपोर्टर बोल रहे हैं? तो एक्सपोर्टर्स जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव पिक्चर ही पेंट करेंगे, पर आप देखिए तो एक्चुअली विवेक जी इट्स नॉट एज नेगेटिव। आई जस्ट रन यू थ्रू माय डिस्कशन और आपको मैं व्हाट माय टेक ऑन द होल सिचुएशन इज। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द वर्सेस चाइना, जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि एट 25% आर वी कंपेटिटिव वर्सेस चाइना एट 30%। तो चाइना में जो प्रोडक्शन होता है इतने लार्ज स्केल पे होता है कि उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज मोर कंपेटिटिव देन अस। So they are even at 30%, they are able to compete too. जो products है US cannot do without a lot of them. They need to import them. And China से जो वो ले रहे हैं, they don't mind, they will have to pass on some increase, which is there. And second, जो अभी more important जो आपने क्वेश्चन पूछा है 15% will we be competitive, तो 15% अगर रहा तो we will be across the board the similar with most other countries। या अभी देखिए वियतनाम का आई थिंक 19% पे हुआ था। आई कांट रिमेंबर ऑल ऑफ देम, बट मेनी कंट्रीज एनीवेयर बिटवीन 19 to 25% से रहे हैं। अगर 15% आता है तो आई डोंट थिंक इट विल बी सो बैड, बिकॉज 10% तो फ्लैट अभी भी हम लोग भर रहे हैं। सो इट्स अ इंक्रीज ऑफ 5%, सो दैट इज नॉट। सेकंड, अगर आप देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हम बात करते रहते हैं इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो इंडस्ट्री का बिकॉज ऑफ दीज इम्पोर्ट ड्यूटीज। वो व्हाट यू गॉट टू लुक एट इज कि इंपोर्ट ड्यूटी जो चेंज होता है इज ऑन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, नॉट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। या तो आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल। ये जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स है यूजुअली दे रेंज बिटवीन, जो उनके ग्रॉस मार्जिन रहते हैं 3 to 4 times, इन द सेंस मार्कअप जो होता है 3 to 4 times होता है। सो अगर कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है यूएस में एट $5 या $10, ओके, तो वो $10 की आइटम बिकती है $50 में या $40 में। अगर मैं
25% लगाता हूं ऑन दी प्रोडक्ट दैट इज कमिंग इन एट $10, तो मेरी कॉस्ट बढ़ती है बाय $2.5. तो इफ आई एम सेलिंग एट $40, I don't need to increase my selling price from 40 to $50, which will be a 4 times increase. I could probably pass on just a $2.5 pass on किया, तो जो मेरा additional cost होता है can get absorbed. सेकंड, इंडियन कंपनीज को हाँ शायद थोड़ा सा मार्जिन कट लेना पड़ेगा, सो इफ दे वर अर्निंग मे बी 14-15% margin, they may have to work on slightly lower margins for the time being till gradual increase in prices happen and US में दिखे कि जो थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ है that is allowing the product to get sold in the US, it's not affecting sales. जैसे वो डेटा आने लगेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंजम्पशन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर, अगर आप $40 आइटम $2.5 से बढ़ाते हैं, लाइक आई जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, या फिर आप $5 से भी बढ़ाते हो, इंक्रीजेस 5-7%, 5 to 10%. इट्स नॉट लाइक कि 25% से फाइनल प्राइस प्रोडक्ट बढ़ रहा है. सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैव एज मच ऑफ अ नेगेटिव. सो अगर 15% होता है तो आई थिंक इंडिया विल बी कंपेटिटिव. I don't think it to be a problem. But the problem जो है इसकी मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड. और यू आर राइट कि अभी तक हम 25 ही बढ़ रहे हैं, पर सब लोग को फियर है कि ये 25-50 हो जाएगा, एंड एट 50% then we become uncompetitive without against our competitors, and that is the problem. Problem is not कि ये हम 15 या 20 या 25 कर पाएंगे. अगर हमें 50% भरना पड़े और हमारे नेबर्स या कंपेटिटर्स 15 भर रहे, then it becomes easier for that US manufacturer, I mean US retailer, to go to these other countries rather than coming to us. So it is very important where we stand vis-a-vis others rather than as an independent. आप हम पे 25 या 15 या 50 जो भी देखे. So at the moment the worry is कि अगर 50 रहा तो that is bad, that will hurt. पर अगर वो 20 या 25 के आजू बाजू भी होते हैं तो I think we can be competitive. We have low labor cost. Textiles में cotton, we are the largest producer of cotton and making cloth and all of that. At the end of the day अगर आप logistics cost भी add कर ले तो I think we can remain competitive. So I'm not worried about that fact. I just want to see कि ये जो 25 additional लगा है वो निकल जाए and the deal probably gets signed at a reasonable 15-20%. अगर वो होता है I think we'll be able to scale through comfortably and compete. ठीक है, क्योंकि ये जो टैरिफ है ये कोई ऐसा नहीं कि केवल इंडिया स्पेसिफिक है. अभी तक तो सो फार सारे ही कंट्री झेल रहे हैं, और 10 से 15% का टैरिफ तो सभी को झेलना ही पड़ रहा है मिनिमम साइड पर. तो उसी हिसाब से मार्जिन्स सभी देशों में ज़्यादातर कंपनीज अपने एडजस्ट करेंगी. लेकिन सर एक चीज़ और, गोल्ड इंपोर्ट पर भी टैरिफ नहीं लगेगा. अमेरिका ने क्लियर कर दिया है. 7 अगस्त से लेके कल तक ये अफरा तफरी मची थी इंटरनेशनल मार्केट में कि कहीं गोल्ड पर भी ये टैरिफ इम्प्लीमेंट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं. सर कैसे देख रहे हैं गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंडियन मार्केट में गोल्ड है वो भी 1 लाख रुपीस के पार हो चुका है. तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए उनकी LTV वैल्यू के हिसाब से? तो आई एम नॉट टोटली अंडरस्टैंडिंग कि क्या इम्पैक्ट होगा. इज इट अ क्वेश्चन ऑन गोल्ड या फिर गोल्ड बेस्ड कंपनीज जो एक्सपोर्ट सर गोल्ड एंड गोल्ड बेस्ड कंपनी बोथ. ओके, तो अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं गोल्ड पे तो ऑब्वियसली व्हाट इट विल डू इज इंक्रीज द प्राइस ऑफ गोल्ड आउट देयर. हम इंडिया में वी फेस दिस इन इंडिया फॉर मेनी इयर्स. वी आर पेइंग अ हायर प्राइस फॉर गोल्ड वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो यूएस में होने लगेगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड में कोई मार्जिन स्क्वीज नहीं करने वाला है. गोल्ड का जो रेट है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी देके देना पड़ेगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू गोल्ड बेस्ड कंपनीज, सो इफ वी आर इंडिया में जो इंपोर्ट ड्यूटी है अगर हम वापस एक्सपोर्ट करते हैं तो वो गोल्ड का जो इंपोर्ट कॉस्ट रहता है वो हमारे पास नलिफाई हो जाता है बिकॉज वी गेट दैट ऑफसेट. तो दैट विल नॉट चेंज. जो यूएस में इंपोर्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट एनीबडी हु सप्लाइंग गोल्ड ज्वेलरी या एनीथिंग अक्रॉस फ्रॉम द वर्ल्ड टू द यूएस मार्केट. तो वो इम्पैक्ट सबके लिए सेम होगा. तो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी एज मच. सेकेंड, जो अभी हम लोग ने बात की थी कि वो 50% इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया पे अगर लगी है, देन यस, जो इंडियन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स है उनको इंडिया से एक्सपोर्ट करने का मुश्किल हो जाएगा. बट ज्वेलरी इज सच अ प्रोडक्ट. मैंने आपके चैनल पे आई थिंक लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था आपके साथ
कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर कि ये कहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बना है. इफ वी सेंड 90% ऑफ अ रेडी प्रोडक्ट टू मिडिल ईस्ट या एंटवर्प या एनी अदर कंट्री वेयर द import duties from फॉर import duty from that say country to the US कम रहते हैं और वहां पे थोड़ा सा कंपनीज काम कर ले, then it becomes kind of a UAE product या फिर एंटवर्प बेस्ड यूरोपियन यूनियन का जो बनता है, and then we will face those kind of taxes. So I think jewelry companies will be able to manage that. They may have to set up a small factory somewhere internationally अगर करना पड़े. Yes, it does affect some amount of labor costs and all, I mean labor in India. But अगर वो करना ही है बिजनेस, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज, इंडिया में एक चीज पक्का है कि जुगाड़ करना सबसे, अब वी आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर ऑल दैट. We will come out with a way, and I don't think exports are going to get affected. Yes, some amount, थोड़े लोग जो नहीं कर पाते हैं MSMEs नहीं शायद कर पाएंगे, but the larger players will all be able to do it and bypass ये जो import duties रहते हैं, because it's impossible to tell कि 90% कहाँ बना है और 10% कहाँ बना है. बिल्कुल। तो जुगाड़ में हमारे इंडिया वाले माहिर हैं और उसका फ़ायदा वो उठा भी लेते हैं। मेरी एक फ़ंड मैनेजर से भी बात हो रही थी, वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे कि कह रहे थे कि अगर इंडिया वालों को मतलब कुछ भी झेलना पड़ा तो वो लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें आसान कर लेते हैं। वो बेल्जियम में ऑफ़िस खोल देंगे, वो दुबई में ऑफ़िस खोल देंगे, वो कहीं भी ऑफ़िस खोल के कुछ भी मतलब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन सर एक चीज़ और, स्टील की कीमतें ये स्टील कंपनियों ने बढ़ा दी हैं और 1,000 रुपये पर टन ही बढ़ाई हैं, 50,250 रुपये पर टन कर दी हैं स्टील की कीमतें। और मानसून के अब अंतिम दिन चल रहे हैं ऑलमोस्ट, तो उसके बाद जो एक कंस्ट्रक्शन का जो फेस होता है वो थोड़ा सा दोबारा से चालू हो जाता है, जिसकी वजह से स्टील की डिमांड अक्सर हमने देखा है कि आ जाती है, बढ़ जाती है। और एक दूसरा कारण भी है कि स्टील पर जो ये ड्यूटी बढ़ाई है, स्टील कंपनियों का कहना है कि नेपाल के रास्ते चीन स्टील का एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत में स्टील एक्सपोर्ट करने वाले देशों में नेपाल अब टॉप 3 में पहुंच गया है और उसका भारत के कुल स्टील इंपोर्ट में करीब 16% हिस्सा भी है। तो नेपाल जैसा छोटा कंट्री ऑफ कोर्स यहाँ पर सबकी निगाहें तो रहेंगी क्योंकि नेपाल 16% हमारे इंपोर्ट में हिस्सा रख पा रहा है। लेकिन एक चीज़ सर, इसको लेकर स्टील कंपनियों ने डिमांड भी उठाई है कि इस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन हो कि चाइना किस तरह से डंप कर रहा है नेपाल के रास्ते हमारे यहाँ पर स्टील। लेकिन सर ऑल इन ऑल स्टील कंपनियों ने दाम बढ़ा लिए हैं और अगर हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड उठाकर देखें तो स्टील के जो शेयर्स हैं, बीट टाटा स्टील, बीट JSW स्टील, ये सभी थोड़े से फर्म नोट पर चल रहे हैं, मतलब एज कम्पेयर टू द मार्केट, रिलेटिव टू द मार्केट वीकनेस। अगर टाटा स्टील देखो 160 पर चल रहा है, JSW स्टील 1050-60 की रेंज में चल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर स्टील कंपनियों का ये दाम बढ़ाना, कितना मतलब इनके लिए फ़ायदेमंद होगा और कितना ये लॉन्ग टर्म में किस तरह से स्टील शेयरों पर बैट करें? तो स्टील का प्राइस जो बढ़ा है ऑब्वियसली स्लाइट बिट ऑफ नेगेटिव व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम द इंडिया परस्पेक्टिव, क्योंकि जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो बढ़ता है, बट इट्स इनसिग्निफिकेंट. अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आप रियल एस्टेट में देख लीजिए या इंफ्रा में देख लीजिए, स्टील एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कॉस्ट इज नॉट दैट मच. तो रियल एस्टेट में तो जो लगता है स्टील, आई थिंक द कॉस्ट ऑफ स्टील इन द प्रोजेक्ट यूजुअली वर्क्स आउट बिटवीन 4 to 5%. तो अगर आप 1% से बढ़ाते हैं तो नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट दैट मच. स्टील कंपनीज के लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज जो अभी आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है टाटा स्टील जैसे, दे गो ऑल द वे फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड्स, फिनिश स्टील. तो वहां पे दे ऑब्वियसली गेट द इंक्रीज इन द मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी, एंड उनको बेनिफिट डेफिनेट रहेगा. बट एज एन इंडियन कंज्यूमर वी हैव टू बेयर अ लिटिल बिट ऑफ द हायर कॉस्ट. विवेक जी, आपके साथ आई हैव ऑलवेज सेड कि protectionism is something that we cannot keep doing. Yes, थोड़ा सा करना चाहिए to ensure that Indian steel companies remain competitive and they don't get forced to shut down. But जो profitability पे फिलहाल Indian steel companies काम कर रही है, I did not see that much need for protectionism. I think जो end consumer को benefit मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. So I'm not in favor of these import duties. नेपाल का जो हो रहा है is very clearly evident कि वो Chinese steel आ रहा है, and I'm sure government कुछ ना कुछ करके वो बंद करवाएंगे. But that still means that steel prices remain elevated.
और that is something that eventually comes into inflation, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में जो स्टील होता है या फिर इंफ्रा, सब थोड़ा थोड़ा अगर कॉस्ट बढ़ता है तो ओवरऑल दे पास ऑन दैट कॉस्ट, एंड दैट डज अफेक्ट कंजम्पशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स. सो not a very positive mess. I'm not very happy about this. But coming to steel companies के लिए तो of course beneficial है ही, क्योंकि anyone who's a vertically integrated player will benefit. जो iron ore import करता है, अगर iron ore बढ़ता है तो obviously they don't get the same benefit. JSW Steel, I think to some extent 70% of their iron ore they're buying from outside. SAIL is buying a lot of iron ore from outside. तो अगर we now got to see कि NMDC जैसे कंपनीज क्या करते हैं, अगर वो थोड़े से प्राइस इंक्रीज करते हैं फॉलो सूट, then that they will be the biggest benefactors and not maybe steel companies जो iron ore purchase करते हैं. अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है मोबाइल कॉल महंगी हो सकती है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही कॉल टैरिफ बढ़ा सकती हैं। जनवरी तक कॉल टैरिफ 15 से 20% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, एक रिपोर्ट कहती है। उनका कहना है कि कंपनियों का जो औसत आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो 200 रुपये है, और अब ये बढ़कर 220 रुपये तक हो सकता है एटलीस्ट। भारती ने भी हाल ही में इंडिकेट किया था कि अभी भी प्राइस बढ़ाने का रूम है, और इस तरह के उन्होंने अपनी कॉन कॉल में संकेत दिए थे। तो यहाँ से भारती जैसी अगर लीडिंग कंपनी इस तरह के संकेत दे रही है, हालांकि रिलायंस जियो ने अभी तक नहीं दिया, लेकिन वोडाफोन आइडिया हमेशा बोलती रही है कि अभी रेट और बढ़ाने चाहिए। तो वोडाफोन भारती अगर ये दोनों मिलकर रेट बढ़ा देंगी तो ऑफकोर्स जियो भी शायद इस तरह के स्टेप्स ले ले। 2024 में लास्ट टाइम इन टेलीकॉम कंपनीज ने दाम बढ़ाए थे, 19 to 21% तक के प्राइस हाइक किए थे। समीर सर, अगर अब मोबाइल के टैरिफ बढ़ते हैं तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा कंपनीज का, ये कितना बेनिफिशियल होगा भारती के लिए और वोडाफोन आइडिया के लिए स्पेशली? तो मेरे हिसाब से भारती के लिए तो बेस्ट रहेगा, राइट. एनीवन इन द टेलीकॉम स्पेस अगर आरपू बढ़ते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट रहता है, क्योंकि कॉस्ट तो ज्यादा एम्बेडेड होता है, अपफ्रंट होता है टेलीकॉम कंपनीज के. जो रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं विच इवेंचुअली लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज. अभी लेट्स टेक द टू लिस्टेड कंपनी सेपरेटली. भारती पे already they're profitable, they have higher ARPUs than the industry. I think 230 rupees का उनका ARPU है. तो अगर ARPU थोड़ा और बढ़ता है तो obviously beneficial, valuations will start looking better क्योंकि profitability बढ़ती है, पर valuations already थोड़े से stretched है भारती में, so I would not be recommending. Vodafone Idea के लिए it is very very important for survival. It is not a question of is it good, it is important for survival, क्योंकि जो उनका debt है वो रीपे करना है, जो उनके एजीआर ड्यूज है दे नीड टू बी रीपेड, एंड देव ऑलरेडी रीच्ड गवर्नमेंट स्टेक. आई थिंक ऑलरेडी 48 या 47% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आ चुका है. सो गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट्स स्टेक एनी फर्दर, यानी कि और कन्वर्जन शायद नहीं हो. And if that is the case, अगर ARPUs नहीं बढ़ते, then Vodafone probably will reach a point of where they will need to shut operations या sell out या ऐसा कुछ. So for them, it is very important कि ARPUs बढ़े for their survival. We hope कि the market remains a three people player. क्योंकि अगर duopoly जैसे बन जाती है, then we live at the mercy of those two players and they can increase prices. और नया कोई थर्ड प्लेयर उतना अग्रेसिवली वापस टेलीकॉम में शायद ना आए, बिकॉज दे रियलाइज्ड ओवर टाइम की फॉर टेलीकॉम जो इन्वेस्टमेंट्स अपफ्रंट रहते हैं, अगर प्राइसिंग आपके फेवर में नहीं आता है, सो देन यू कैन गेट डिस्ट्रॉयड, आई मीन वाइप्ड आउट, जो काफी टेलीकॉम कंपनीज के साथ इंडिया में हुआ है. So we have to hope it remains the 3% player. Yeah, what's going to happen is cost of telecom is going to go up for end users eventually. कंपनीज के लिए तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहेगा, जियो एंड भारती इवेंचुअली. बट एक चीज है कि इट इज बिकम रिलेटिवली इनइलास्टिक द डिमांड फॉर टेलीकॉम, क्योंकि आज फोन के बिना मोबाइल के बिना दुनिया नहीं, आई मीन इंडिया में कोई कुछ कर नहीं सकता. जो आप टीवी एंटरटेनमेंट गेम्स जो भी सब डेटा everything is coming through mobiles now. So मेरे हिसाब से ARPUs will go up. Hopefully they go up in small amounts and it doesn't hurt end customer. But telecom companies में भारती long term के लिए we are someone very positive. But valuations फिलहाल high है, so buy later या buy when the stock corrects. ठीक है।
अगली खबर सर, अब कुछ रिजल्ट्स की देख लेते हैं। एसजेवीएन के रिजल्ट्स आए थे। रेवेन्यूज़ में करीब 5% का जंप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट 36% डाउन आए। एबिटा 11% अप था। मार्जिन्स में इस बार रिकवरी देखने के लिए मिली। 76.7 से 80.9% तक आ गए थे मार्जिन्स। तो करीब करीब 420 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन चूँकि ये पावर कंपनीज़ के लिए सिक्लिकली थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वार्टर होता है, क्योंकि पीक पावर डिमांड ज़्यादा होती है, और हाइड्रो पावर कंपनीज़ के लिए तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन कंपनीज़ का ये वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर होता है। आज 6% ऊपर भी है सर एस जे वी एन। अभी एस जे वी एन पर आपका टेक, और उसके बाद सर हाइड्रो पावर कंपनीज़ पर आपका टेक। तो एसजेवीएन पे एक्टिव कवरेज नहीं है, सो आई नॉट इवन सीन द नंबर्स क्या आए हुए हैं। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि जो मेरा रीडिंग एसजेवीएन और एनएचपीसी पे दोनों पे रहा है, इट सेज दैट दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन अ प्योर हाइड्रो पावर प्लेयर। वो लोग सोलर पावर में भी एंटर कर रहे हैं। दे आर सेटिंग अप प्लांट्स इन सर्टेन रीजन्स फॉर सोलर, सो दे गोइंग टू बी मोर ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी काइंड ऑफ प्लेयर। अपफ्रंट कैपिटल है। इनके मार्जिन ऑब्वियसली बहुत अच्छे ही रहते हैं, बिकॉज जो आपके कॉस्ट ऑफ रनिंग द ऑपरेशंस बहुत कम रहते हैं। इट्स ऑल अपफ्रंट कॉस्ट। एंड वी बिलीव कि ओवर टाइम जो पावर डिमांड इंडिया में इंक्रीज होगा will benefit all these players, be it hydro power players, be it solar power, be it wind, सब benefit करेंगे, क्योंकि what you will see is कि जैसा आपका स्केल बढ़ जाता है और आपकी ऑपरेटिंग लेवरेजेस प्ले आउट होती है, ग्रॉस मार्जिन तो बहुत ज्यादा है। आई मीन दे वर्क क्लोज टू 90% मार्जिन्स, राइट, क्योंकि देयर इज नो कॉस्ट टू रनिंग ऑफ दीज प्लांट्स। So the profitability will increase, and then these stocks can do well. They are good from dividend point of view also, and stable kind of returns. बेयर मार्केट में भी ये स्टॉक्स उतने शायद ना गिरे जितने दूसरे गिरे। बेयर मार्केट में ये नहीं गिरने चाहिए, मतलब ये उम्मीद लगा सकते हैं। और ख़ास तौर से अब ये चूँकि डाइवर्सिफाइड प्लेयर हो रहे हैं एज कम, जो ये ट्रेडिशनली हाइड्रो पावर इनके रहे हैं थीम, उससे अब ये थोड़ा सा हट रहे हैं। बाटा, यहाँ पर भी Q1 रिजल्ट्स आए हैं सर। रेवेन्यू में करीब 0.5% का ड्रॉप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट में 70% का ड्रॉप देखने के लिए मिला, लेकिन एबिटा 7.7% राइज हुआ, और एबिटा मार्जिन्स में 160 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिला है। तो बाटा चूँकि फुटवियर की एक लीडिंग कंपनी है, और आज काउंटर में करीब 1.5% की गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है। सर कैसे देखें फुटवियर कंपनीज़ को? और वैसे भी इनका यूएस टैरिफ से भी काफ़ी कुछ कोरिलेशन है, हालांकि बाटा का नहीं है, बट पूरी इंडस्ट्री का तो काफ़ी बड़ा एक्सपोजर रहा है, क्योंकि रिलेटिव टू साइज़ करीब $2 बिलियन का एक्सपोर्ट ये करते हैं यूएस में, और ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर इंडिया में है नहीं फुटवियर इंडस्ट्री। कैसे देखें सर बाटा और फुटवियर इंडस्ट्री को? अच्छा, तो पहले एक स्मॉल करेक्शन। बाटा का प्रॉफिट, यस, ऑप्टिकली आपको 70% डिक्लाइन दिख रहा है, बट देयर आर टू एक्सेप्शनल आइटम्स, एक करंट क्वार्टर में, एक लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में एक सेल ऑफ एसेट था जो उन्होंने रेवेन्यू रिकग्निशन में लिया था, आई मीन अदर इनकम में, अगर वो आप स्ट्रिप आउट करो। एंड दिस क्वार्टर में उन्होंने बीआरएस दिया हुआ है, सो अगर आप वो स्ट्रिप आउट करो तो एक्चुअली प्रॉफिट्स आर अप। दूसरी बात, यस, सेल्स सबड्यूड रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर कंजम्पशन। हमने एक्चुअली आपके यही शो पे, करंट शो में कहा कि वी बीन सेइंग कि वी आर वांटिंग कंजम्पशन टू सी एन अपटिक, क्योंकि कॉस्ट सेविंग आ रहे हैं, बट दैट हैज नॉट हैपेंड। मेरे हिसाब से बाटा इज केटरिंग टू अ स्लाइटली, अगर आप पिरामिड सेल्स में देखें तो एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, एंड दे आर स्लोली स्टार्टिंग टू स्केल अप टू द slightly higher from the bottom of the pyramid to slightly more premiumized products through certain brands that they have. हर्ष पपीज जो है, नाइन वेस्ट जो उन्होंने लिया हुआ है, सो दे ट्राइंग टू स्केल अप टू दैट मोर प्रीमियमाइज्ड प्रोडक्ट, जहां पे इलास्टिसिटी डज नॉट मैटर बेस्ड ऑन हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग, क्योंकि दिस इज अ सेगमेंट दैट प्रोबेबली कंटिन्यूज टू परचेस व्हाटएवर हैपेंस। तो वो दो एफर्ट्स उनके चालू है। वी बिलीव कि कंजम्पशन थीम विल पिक अप। बाटा जो है का प्रेजेंस बढ़ रहा है, दे आर वर्किंग मोर ऑन अ फ्रेंचाइजी मॉडल, जो अगर और फ्रेंचाइजी सेटअप होते हैं, उनके रीच increases, we feel sales will start coming through more aggressively, उनकी operating leverage will start playing out। अगर उनके own stores पे SSSG बढ़ने लगता है तो that will be something that will benefit। and it's not only for Bata, ये same story अगर हम बात करें, it is for across the board। Metro shoes ले लीजिए, Relaxo footwear ले लीजिए, ये सब कंपनीज के SSSG have been very very poor, some to some extent negative।
हमारे हिसाब से इन द नेक्स्ट मे बी 3 months वी विल स्टार्ट सीइंग एन अपटेक इन दिस। हम पर्सनली पॉजिटिव है। डिस्क्लेमर, आई एम अ शेयर होल्डर इन बाटा, आई एम अ शेयर होल्डर इन मेट्रो शूज। मैं दोनों स्टॉक्स पे काफी पॉजिटिव हूँ ऑन द अच्छा। लॉन्ग टर्म, क्योंकि ग्रोथ एक्सपेंशन जो ऑर्गेनाइज रिटेल बढ़ रहा है, आई थिंक दीज कंपनीज विल कीप डूइंग वेल। कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, सो वी रिमेन वेरी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा पेन रहे, बट ओवर द लॉन्गर टर्म, द नेक्स्ट 3 years or 4 years, I think these can all stocks can be multi-bagger stocks. ठीक है। तो फुटवेयर इंडस्ट्री में खास तौर से बाटा को लेकर सर की पॉजिटिव साइड है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जी जुड़ चुके हैं, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। अंशुल जी, मैं बस आपके पास 1 मिनट में लौटता हूं। मैं आखिरी सवाल समीर सर से ले लेता हूं। समीर सर, आपकी कवरेज लिस्ट में इस समय पर सेफ शेयर कौन से हैं जो आपने अपने क्लाइंट्स को बोला हुआ है कि ठीक है, ये सारा कुछ अनसर्टेनिटी हटने दीजिए, जब तक इन इन शेयर्स में अपना पैसा पार्क कर लीजिए या अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर जब अनसर्टेनिटी हटेगी तो देखेंगे। तो काफी स्टॉक्स हमने ऑलरेडी कह दिए फ्रॉम द कंजम्पशन साइड जहां हम पॉजिटिव रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू गिव 2 स्टॉक्स विच आर स्लाइटली, एक कंजम्पशन में है, एक है ब्रेनबीस टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट आई डोंट नो अगर आपके चैनल पे ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस और नॉट। caters to children between the ages of 0 to 12 and new expecting mothers. Very specialized products, और वी बिलीव के ये जो पेनिट्रेशन सर उनका ग्रो माफ़ होगा कीजिएगा, इन द समीर ऑनलाइन सर, प्लस समीर सर उनके। कौन सी कंपनी बताया आपने? सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट फर्स्ट सर। क्राई, ब्रेन फर्स्ट क्राई, बीस ओके। टेक्नोलॉजी। ओके। ओके, ठीक है, फर्स्ट क्राई। जी, सब उन प्लीज़ दे बताएं। गो बाय द नेम ब्रेन बीस, द पेरेंट कंपनी, ब्रांड उनका फर्स्ट क्राई है और कंपनी का हाँ, नाम ब्रेन बीस है। ब्रेन बीस, या ठीक है। So that is one company we feel that operating leverage play out hoga in India. They are growing their sales at a decent pace, 20+% in India. Unke paas exposure is there in Saudi Arabia and UAE, where also they are gaining market share. They have got their own in-house brands for clothing and diapers and all of these products, so which are at very competitive prices versus the regular players. So we feel कि इनका जो penetration बढ़ेगा will lead to great operating leverage and the stock can do extremely well. दूसरी एक कंपनी है IGIL, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जो दे डायमंड्स एंड डायमंड ज्वेलरी को दे ग्रेड, मीनिंग क्या क्या रेटिंग देना चाहिए। तो दे आर द लीडर इन lab grown diamonds in the world. They do 60-65% market share. They are also one of the big players in natural diamonds, and जो they have also gotten into jewelry, जो jewelry है उनको ग्रेड करने को। सो एज दीज बिजनेसेस कीप स्केलिंग अप और उनका वॉल्यूम टर्नओवर इंक्रीज होगा, उनका कॉस्ट ऑलरेडी इन प्लेस है, we will see operating leverage playing out. Already they are working at 45% operating margins, वो और यहाँ से बढ़ेगा, and they are debt free company, which will keep spitting out cash, which will keep doing well. So we are very positive. वो stock 700 से 300 तक correct हुआ है। We believe कि long term story is intact. More and more of these stones will get graded, and this will lead to great increase in profitability over the many years, और फिर re-rating भी हो जाएगा. So we are very positive on this one as well. ठीक है। तो ये दो काउंटर जहाँ पर कि समीर सर पॉजिटिव हैं, और देखिए ये इन दोनों ही जो शेयर्स हैं इन पर काफ़ी हमें सवाल भी मिलते हैं। अच्छा हुआ आज काफ़ी दिनों बाद इन पर फंडामेंटल व्यू भी मिल गया। थैंक यू सो मच समीर सर, हम आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। Thank you. थैंक Thank यू। you very much. थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ अंशुल जी जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, क्या दिख रहा है मार्केट? आज तो मार्केट ने पूरा फेरबदल ही कर दिया। मार्केट ओपन हुआ फ्लैट, उसके बाद अच्छी स्ट्रेंथ आई और अचानक से टर्न अराउंड, प्रॉफिट बुकिंग इतनी तेज आ गई कि अब नेगेटिव चल रहे हैं। क्या करें? 8 डे ईएमए से रिवर्सल आया सर। कल पुल बैक आया था, वो 8 डे ईएमए पे अटक गया था। परसों की फॉल भी 8 डे ईएमए से आई थी। आज भी ये पुल बैक रैली पूरी 8 डे ईएमए पे अटकी है और कल के मिड के आसपास है। तो जब तक पिछले कल और परसों का लो प्रोटेक्टेड है, तब तक ये मान के चल सकते हैं कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। जहां भी बुलिश एविडेंस दिखेगा 15 मिनट के चार्ट पे, वहां से बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। वीकली वीवैप 24,500 पे है। उस जोन में कहीं रिजेक्शन बनता है तो बाई किया जा सकता है।
वो लेवल्स क्या होंगे अभी जो आपको दिख रहे हैं? 24,500 उस जोन में अगर बुलिश 24,500। एविडेंस मिला बाई करके चल सकते हैं। दूसरा, ठीक। कल परसों में एक स्टार सीमेंट डिस्कस हुआ था, वो 5% बढ़ गया है, हमने प्रॉफिट बुकिंग दे दी है। कल आपके शो पे यात्रा डिस्कस हुआ था, वो आज 13% गैप अप खुला है, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। एचबीएल इंजीनियरिंग पुराना रखा हुआ है, वो आज चलना स्टार्ट किया है। और एक आध कुछ है, हाँ, ये 3-4 में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।